शुभ संध्या सभी को। पिछले क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? मध्य प्रदेश के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है उच्चावच की दृष्टि से, जिसमें ए था मध्य उच्च प्रदेश, नर्मदा नदी के उत्तर में मध्य उच्च प्रदेश, उसके बाद नर्मदा नदी के दक्षिण में वो था सतपुड़ा प्रदेश, और पूर्व में कौन सा भाग था? बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। ठीक है, पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के उच्च प्रदेशों में मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोनगाठी और मालवा का पठार, इनका अध्ययन कर लिया था। मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर सर्वाधिक जो विस्तार था वो था मालवा के पठार का। कितने प्रतिशत? 28%। जो मध्य भारत का पठार था उसका था 10.7%। जो बुंदेलखंड का पठार था उसका विस्तार था 7.7%। ठीक है, और रीवा पन्ना के पठार का लगभग 10% विस्तार था। ठीक है, उसके पश्चात था नर्मदा सोनघाटी जिसका था 26%। इस तरीके से याद रखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको याद करना इजी होगा। जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के दूसरे भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में, जिसे कहा जाता है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। पूर्व में स्थित होने के कारण इसे पूर्वी पठार कहा जाता है, और इसमें अधिकांश जो जिले आते हैं वो बघेलखंड क्षेत्र के आते हैं, इसलिए इसे बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 7%। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% क्या है? बघेलखंड का पठार। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मालवा का पठार सर्वाधिक विस्तृत है, मालवा के पठार का जो विस्तार है भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक है, उसी तरह से जो बघेलखंड का पठार है उसका विस्तार न्यूनतम है, या हम कहें कि राज्य का सबसे छोटा भौगोलिक जो क्षेत्र है, भौगोलिक प्रदेश है, वो कौन सा है? बघेलखंड का पठार। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 7%, अर्थात 25,000 किलोमीटर, जबकि मालवा के पठार का था 88,222 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल है 25,000 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7% है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, पहली विशेषता होगी इसकी। दूसरी बात आप ये समझिए कि जो इसकी अवस्थिति है, अवस्थिति में उत्तर में किससे घिरा हुआ है, पूर्व में किससे घिरा हुआ है, दक्षिण में किससे सीमा साझा करता है, अर्थात हम कहें कि बघेलखंड के पठार का विस्तार किस क्षेत्र में है, तो पूर्व में सोन नदी इसकी उत्तर पूर्वी जो सीमा है उसका निर्धारण करती है सोन नदी। तो सोन नदी और पूर्व में, सुदूर पूर्व में, अर्थात बिल्कुल सीधे पूर्व में जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके जिले सीमा बनाते हैं बघेलखंड के पठार से। ठीक है, तो पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तर पूर्व में सोन नदी, और जो सोनभद्र है जिला उत्तर प्रदेश का, वो भी इससे सीमा साझा करता है। बात करें उत्तर पश्चिम की, अर्थात ये वाला क्षेत्र, तो रीवा पन्ना का पठार और कैमूर की पहाड़ी, ये वाली जो स्थलाकृतियां हैं वो इसके उत्तर पश्चिम सीमा को निर्धारित करती हैं। अब बात करें पश्चिमी, तो नॉर्थ जो नर्मदा सोनघाटी है तो वो पश्चिमी सीमा तय करती है, और दक्षिण में सतपुड़ा प्रदेश की मैकल श्रेणी इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये हो गया उसका विस्तार। अब बात करेंगे कि इनका जो क्षेत्रीय विस्तार है, अर्थात किस किस जिले में बघेलखंड के पठार का विस्तार है, तो जो प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर सीधी जो रीवा पन्ना का पठार था उसमें रीवा और सतना का कुछ भाग बघेलखंड के अंतर्गत भी आता है, कुछ भाग, बहुत ही कम। ठीक है, तो रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत जो रीवा और सतना था उसका कुछ भाग बघेलखंड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो प्रमुख जिले हैं वो है सीधी, सिंगरौली उसी से अलग होकर बना था, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। जो शहडोल था उसी से अलग होकर बना था अनूपपुर। तो इस तरह से प्रमुख रूप से 5 जिले आते हैं बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। ठीक है, इसमें कटनी और जबलपुर का कुछ क्षेत्र आता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, 5 जिले। ठीक है, इस वाले क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। मैंने बताया था कि कार्बोनिफेरस काल एक कालखंड था, जैसे जुरासिक काल था, होलोसीन काल था। जब पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कालखंड आते हैं, तो एक कालखंड था कौन सा, जिसे कहा गया कार्बोनिफेरस काल। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण
किस कालखंड में हुआ? कार्बोनिफेरस कालखंड में। तो कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। किसका? बघेलखंड के, पठार का, बघेलखंड के क्षेत्र का। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के कारण ही इस वाले क्षेत्र में जो कोयला है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या हम कहें प्रमुख खनिजों में यहाँ पर किस खनिज की प्रचुरता है, अधिकता है? वो है कोयला। कोयला के निक्षेपण सर्वाधिक इसी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, बघेलखंड के पठार में। तो उसमें जो प्रमुख निक्षेप पाए जाते हैं कोयला क्षेत्र, वो कौन से कहलाते हैं? निचला गोंडवाना। क्या कहा जाता है? निचला गोंडवाना। एक होता है ऊपरी गोंडवाना और निचला गोंडवाना। जब गोंडवाना क्रम की चट्टानें बताई थी तो उसमें दो क्रम बताए थे, एक था ऊपरी गोंडवाना और एक था निचला गोंडवाना। जो ऊपरी गोंडवाना था वो कौन सा क्षेत्र था? जबलपुर कटनी वाला, ऊपरी चौगान वगैरह के बारे में बताया था, पचमढ़ी वगैरह जो क्षेत्र थे कोयला के, उनके बारे में बताया था। तो वो कौन थे? ऊपरी गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत। जबकि निचला गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? वो बघेलखंड के क्षेत्र में। और इनका कौन सा उपक्रम है? वो है तलचर उपक्रम। सोनघाटी क्षेत्र में तलचर उपक्रम में कोयला के जो निक्षेपण है प्रचुरता में पाए जाते हैं, और यह बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। जो निचला गोंडवाना या तलचर उपक्रम है उसमें प्रमुख जो जिले हैं जहां पर कोयला के क्षेत्र पाए जाते हैं, कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह सीधी, सिंगरौली, शहडोल, जो ए वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इन वाले क्षेत्रों में कोयला का निक्षेपण सर्वाधिक है, और इसी कारण से यहाँ पर जो सिंगरौली है उसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। जो वेड़न है, आपने सुना होगा, वेड़न जगह है, थर्मल पावर प्लांट भी है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो ताप विद्युत बनाया जाता है। तो एनटीपीसी का प्लांट कहाँ पर है? वेड़न में, सिंगरौली में। तो सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी इसलिए कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो प्रमुख रूप से जो नदियां बहती हैं वो है सोन नदी। इस वाले क्षेत्र में जो प्रमुख बहती है नदी वो है सोन नदी। यह अमरकंटक के पठार से निकलती है। कहाँ पर? अनूपपुर से। अनूपपुर के अमरकंटक पठार से निकलती है और यह उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए किसमें चली जाती है? उत्तर प्रदेश में जाकर आगे यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। हम यदि सभी क्षेत्रों की बात करें तो उनमें कोई ना कोई प्रमुख नदी बहती है। जिस तरह से मध्य भारत का पठार था, इसमें कौन सी नदी थी? चंबल नदी। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था, यहाँ पर कौन सी थी? बेतवा नदी। ठीक है। जो रीवा पन्ना का पठार था, इसमें थी कैन नदी। जो मालवा का पठार था, यहाँ पर नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र था। ठीक है। तो बघेलखंड के पठार की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? सोन नदी। और इसके अलावा जोहिला, रेहंद और गोपद भी छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है। इस वाले क्षेत्र में जो मृदा पाई जाएगी वो पाई जाती है लाल पीली मृदा। कौन सी मृदा? लाल पीली मृदा, जो स्पेशली धान, चावल के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसी कारण से हम देखेंगे कि बघेलखंड के जो अधिकांश जिले हैं वहां पर चावल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। धान और बाजरा के लिए लाल पीली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। तो बघेलखंड के क्षेत्र में जो मृदा पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मृदा। और यहाँ पर जलवायु कैसी होगी? जैसे मैंने बताया था, इस वाले बेल्ट में जो जलवायु होगी, इस वाले क्षेत्र में कौन सी थी? अर्धशुष्क, धीमे धीमे उपाद्र और नीचे आर्द्र जलवायु। इस तरह से पार्टीशन किया गया था। तो इस वाले क्षेत्र में, बघेलखंड वाले क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाएगी वो उप आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। इसी कारण से यहाँ पर बारिश भी थोड़ी अधिक होती है। जो बारिश वार्षिक रूप से होती है वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर। अर्थात हम ये कहेंगे कि यहाँ पर बारिश प्रचुर मात्रा में होती है, जितनी आवश्यकता है लगभग उतनी हो जाती है। इसी कारण से तो यहाँ पर धान का उत्पादन भी अधिक होता है बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में। ठीक है। यहाँ पर तापमान लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश का वही गर्मियों में 40-45 और ठंड में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, लगभग यही जो तापमान है वो भी बघेलखंड क्षेत्र में इतना ही है। ठीक है। और यहाँ पर एक विशेष बात समझिए कि वैसे जब वनों की चर्चा करेंगे, जब हम वनों के बारे में पढ़ेंगे, अलग से जो चैप्टर आएगा उसमें वनों का उल्लेख आएगा, लेकिन इस वाले क्षेत्र में एक विशेष बात यह है कि जो कर्क रेखा के नज़दीक जो जिला है वो है शहडोल। बघेलखंड का शहडोल और उमरिया कर्क रेखा के नज़दीक है। तो कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें साल
प्रमुख रूप से साल वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर मिश्रित वन भी पाए जाते हैं जिसमें साल, सागौन और बबूल, ये तो प्रमुख रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखे जा सकते हैं। लेकिन बघेलखंड के क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो कौन से हैं? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, ये हो गई प्रमुख बातें बघेलखंड के पठार के बारे में। जो अगली क्लास है उसमें हमें पढ़ना है अंतिम भौगोलिक वर्गीकरण, जिसे कहा गया सतपुड़ा प्रदेश। और सतपुड़ा प्रदेश में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिस तरह से विंध्याचल की पहाड़ी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उसी तरह से इसे भी सतपुड़ा प्रदेश को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। विंध्याचल को विंध्याचल और भांडेर और कैमूर, कैमूर ही तो आगे चल के जल द्विविभाजक का कार्य करती है। जो सोन नदी आती है वो इस तरीके से निकल जाती है, यमुना नदी इधर से आती है, तो जो कैमूर की पहाड़ी है आगे इन दोनों के बीच पार्टीशन का कार्य करती है। ठीक है, तो विंध्याचल, भांडेर और कैमूर, और जो सतपुड़ा प्रदेश है उसके जो 3 भाग हैं कौन कौन से? राजपीपला की पहाड़ी जो बुरहानपुर वाले क्षेत्र में है, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी जो पचमढ़ी वाला क्षेत्र है, और जो अमरकंटक में कौन सी? मैक्काल पर्वत श्रेणी या इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इनके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, समझना पड़ेगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।